हाय वन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का पीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में या सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफएलटी नंबर 3 जो था एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मध्यप्रदेश को कितने फसल क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्यप्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्रॉप जोन्स? 5, 9, 6, 11 ऑप्शंस थे और करेक्ट आंसर आपका रहेगा 5 क्रॉप जोन्स में डिवाइड किया गया है। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर में क्रॉप जोन्स की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर में कितने मिल जाते हैं? 5 है। जैसे ज्वार मिल जाएगा, ज्वार एंड वीट मिल जाएगा, ज्वार कॉटन मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा कौन सा, राइस है या पैडी वाला है, प्लस हम चलेंगे तो पैडी एंड जो वीट वाला पार्ट है वो मिल जाता है। इस तरीके से टोटल 5 हमारे क्रॉप जोन्स हैं। इनमें हम देखेंगे तो यदि एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछेगा, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश पूछेगा, तो वो रहेंगे कितने? 5, सॉरी 11 रहेंगे। यहां पर में 5 है फसल क्षेत्र और 11 कितने हमारे, तो ध्यान रखना आप लोगों को, ये कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है, एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलेंगे मध्यप्रदेश का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वीट ऑफ एमपी? तो यदि क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो वीट होता है वो है सरबती। सरबती की रोटी बहुत अच्छी बनती है ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात करेंगे हम लोग तो यही सीहोर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन है। यहाँ पर गवर्नमेंट इसके लिए जीआई टैग की डिमांड भी कर रही है। पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ जल्दी जीआई टैग भी मिल जाएगा। दूसरी और बात करें तो यहीं पर सरबती गेहूं के लिए एक तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन भी, उसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मध्यप्रदेश से किस जिले में आम की नूरजहां किस्म का उत्पादन होता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्यप्रदेश इज द नूरजहां वैरायटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस? तो हम बात करेंगे मैंगो की जो नूरजहां प्रजाति है वो उत्पादित की जाती है कहां पर में? अलीराजपुर। एक बड़े किस्म का आम है, लगभग 2-2.5 किलो और उससे ज्यादा का भी साइज का कई बार पास में 2 लगभग किलो के आसपास में आम देखा जाता है। बच्चे और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं लगभग बहुत बड़ा आम ये रहेगा। ऐसे ही सुंदरजा आम के लिए रीवा फेमस है। और एक आपका सबसे महंगा आम के लिए फेमस कौन सा था? तो हम बात करेंगे जबलपुर में लगाए गए थे जापानीज आम की बात करेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे पास मिल जाते हैं। चलते हैं अब सेकंड पार्ट आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो भैया ये रहेगा कहां पर में? जबलपुर खमरिया में एस्टेब्लिश किया गया है। ये एक हमारे पास में था इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कहां पर है आपका? उमरिया में, खमरिया जबलपुर में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मध्य उच्च भूमि के उत्तर क्षेत्र को बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। द नॉर्दर्न एरिया ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज नोन एज द बुंदेलखंड प्लेटू। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आप लोग आराम से लगाइएगा। आपको यहाँ पर एमपी का मैप और साथ में आपको यहाँ पर में एक एक जो प्लेटूज हैं उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सेकंड रहेगा बुंदेलखंड पठार का निर्माण पुरानी चट्टानों के अपरदन से हुआ है। बुंदेलखंड प्लेटू इज फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ द ओल्ड रॉक्स। तो बोले ठीक है भाई, दोनों में से तो ओनली वन, ओनली टू, 1 and 2 और नन ऑफ द अबो। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा बुंदेलखंड का। जो हमारे पास यदि बात करेंगे तो ये सेंट्रल हाईलैंड है उसका नॉर्दर्न पार्ट तो हमारे पास में अलग बना हुआ है, जो था कौन सा आपका? जो चंबल वाला पार्ट है, इसे हमने कहा हुआ कौन सा? सेंट्रल इंडियन प्लेटू या नॉर्दर्न जो हमारे पास प्लेटू था वो वाला पार्ट, वो तो अलग हो गया। यहां से इसका पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर ये बना हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड प्लेटू के लिए ये स्टेटमेंट हो गया क्या? गलत। करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा ओनली 2 इज करेक्ट के नाम से। तो सेकंड आंसर इसका आपको मिल जाएगा बी। नेक्स्ट चलेंगे, अगला पार्ट रहेगा 6 नंबर पर में। निम्नलिखित में से कौन बघेलखंड पठार की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द बघेलखंड प्लेटू? ग्रेनाइट नीस और क्वार्ट्ज की बहुतया यहां पाई जाती है। देयर इज अबेंडेंस ऑफ ग्रेनाइट नीस एंड क्वार्ट्ज। सेकंड रहेगा चट्टानों के अपक्षय कारण गहरे ढाल बने हुए हैं, ठीक, ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स डीप स्लोप्स आर देयर। नेक्स्ट चलेंगे अगला, यह सोन नदी का आवाज क्षेत्र है। बोलेंगे हाँ ये भी ठीक है, इट इज द ड्रेनेज एरिया ऑफ द रिवर सोन, ठीक। लेकिन यहां ग्रेनाइट नीस एंड क्वार्ट्ज जो रॉक्स हैं वो कम मिलेंगी। ग्रेनाइट नीस जो रॉक्स होती हैं वो कहां मिलती हैं? बुंदेलखंड प्लेटू के पास मिलेंगी, जिसे हमने बुंदेलखंड नीस के नाम से कहा हुआ था। वहीं बात करेंगे बघेलखंड में ज्यादातर जो रॉक्स मिल रही हैं वो कौन सी हैं? तो ये मिलती है गोंडवाना सीरीज की रॉक्स मिलेंगी, आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में। जलदीप योजना निम्नलिखित में से किस जलाशय से शुरू की गई थी? जलदीप योजना के बारे में बात करेंगे तो इट हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर?
तो ये था आपका इंदिरा सागर रिजर्वायर है, उससे लॉन्च की गई थी। लॉन्च कब की है? 2007 में, आपको ध्यान रखना है, खंडवा जिले के इंदिरा सागर डैम से। रीजन ये था होता है कि जो मछुआरे होते हैं वो बाहर कहीं ना कहीं ये रिसाइड कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन जब यहाँ पर मछली पकड़ने का आता है तो कैंप लगा करके बाहर रहते हैं जनरली, ये मतलब अपने घर से बाहर। तो उनके लिए ही उनके बच्चों को साथ में उनको एक हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन जोड़ना, प्लस जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी जानकारी इन्हें देना। तो बोले एक सीजन में ये 2 बार ये कैंप लगाया जाता है, जलदीप योजना के थ्रू में लोगों को अवेयर किया जाता है। तो ये एक योजना रहेगी, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और अन्य सभी विकास, इसमें एक तरीके से जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको मछुआरों और उनके परिवार को इससे लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इंपॉर्टेंट स्कीम ये रहेगी। नेक्स्ट चलेंगे अगला पार्ट। मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कहां एस्टेब्लिश किया गया है? तो भैया ये पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, आपको याद रख लेना है इसके बारे में। ठीक, कुछ और करने का नहीं है। वेयर इज द हैज द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एस्टेब्लिश इन एमपी? तो ये रहेगा कहां पर? में राजगढ़ में। नेक्स्ट चलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मध्य प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन एस्टेब्लिश? तो हम बात करेंगे ये मार्च 21 1969 को इसे एस्टेब्लिश किया हुआ था। कब किया हुआ है? मार्च 21 1969 को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे रेगुलरली पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे अगला पार्ट। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई है? यदि हम बात करेंगे इसके लिए तो ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसके लिए। इन विच ईयर वॉज द स्टेट लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैड बीन एस्टेब्लिश? ये क्वेश्चन रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था 1982 को। ये आंसर क्या रहेगा इसका? 19 नवंबर 1982 को इसे एस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 1982। नेक्स्ट चलेंगे आगे में। मध्य प्रदेश में मैंगनीज किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो इन विच मध्य प्रदेश इन मध्य प्रदेश मैग्नीज इज ऑब्टेन फ्रॉम विच काइंड ऑफ रॉक्स? तो ये रहेगा कहां पर? में धारवाड़ रॉक्स आपको बेसिकली मिल जाएंगे। धारवाड़ रॉक्स को हमने डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में? तो आप लोग ध्यान रख लो भाई, ये आपका एमपी का मैप है और एमपी के मैप में हमारे पास में यहाँ मिल जाती है कौन सी वाली? एक मिल जाती है शिकोली सीरीज, सेकंड मिल जाएगी यहाँ चिल्पी सीरीज, और थर्ड यहाँ कौन सा मिल जाएगा आपको ध्यान रखना है? तो ये थी सौंसर सीरीज। तो हमारे यहाँ पर में जो मैंगनीज मिल रहा है या तो मिलेगी कौन सी वाली? इनमें से अपनी मैंगनीज मिलेगा सौंसर में या बालाघाट में चिल्पी या फिर किस नाम से? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक और आपको मिल जाती है एक सौंसर से के नाम से, या इन्हें कहते हैं क्लोजपेड सीरीज। तो आंसर क्या रहेगा? धारवाड़ रॉक्स की ये आपका पार्ट रहेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको तो आपको रटा ही होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। अगरगांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अगरगांव जो है होशंगाबाद में सिचुएटेड, आपको पता होना चाहिए। ये फेमस किसके लिए? टंगस्टन के लिए है। साथ में हम बात करेंगे टंगस्टन का एक तरीके से किस फॉर्म मिल जाता है? तो वोल्फ्रामाइट के फॉर्मेट में जनरली मिल जाता है, वोल्फ्रामाइट के फॉर्मेट में। ये भी आपका एक फैक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई है? इन विच ईयर स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन एस्टेब्लिश? तो बात करेंगे 1982 में इसे एस्टेब्लिश किया हुआ था, 25 अगस्त 1982 को। ये भी एक पार्ट आपका है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर में। पवन ऊर्जा के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह पारंपरिक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है? तो बोलेंगे नहीं भाई, ये आपका परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान रखना आपको यहाँ पर में। यह पर्यावरण के अनुकूल है? तो बोले हाँ। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? तो सर्वाधिक पवन चक्कियां हमारे पास यहाँ भोपाल में नहीं है, बल्कि कहाँ है? इंदौर में है। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर में। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू विंड एनर्जी। इट इज रॉन्ग नहीं, इसे करेक्ट बोलेंगे हम लोग, है ना, करेक्ट। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, बोलेंगे नहीं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। इट इज इको फ्रेंडली, बोलेंगे हाँ करेक्ट है। भोपाल हैज मैक्सिमम विंड मिल्स इन एमपी, नहीं, इंदौर में सबसे ज्यादा विंड मिल्स हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो विंड मिल थी उसको आप देवास के साथ में लगा चलेंगे। लार्जेस्ट जो विंड मिल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन जहां ज्यादा हो रहा है, तो वो आप लोग रतलाम के साथ चले जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में। यहां दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। थर्मल पावर प्लांट हैं और साथ में इनकी लोकेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है? चांदनी थर्मल पावर प्लांट। ये चांदनी कहां भैया? तो आपको पता होना चाहिए, ये नेपानगर बुरहानपुर में सिचुएटेड है, क्योंकि इसी को
सप्लाई की जा रही होती है। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बैराठी थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो ये कहाँ मिल जाएगा, छतरपुर मिल जाएगा। और संजय थर्मल या संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, बीर सिंह पाली उमरिया में सिचुएटेड है। तो ये पार्ट इसका हो जाएगा। तो करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा है, तो बात करेंगे 4312 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डी आपका आंसर यहां हो जाएगा, डी लगा लीजिएगा इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे में। मध्यप्रदेश में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। हमने पढ़ा हुआ है रॉक फॉस्फेट अकेला झाबुआ अकेला में होता है, नहीं। तो अभी कुछ रिसेंट सर्वे आए हुए थे, आपको यहाँ देखेंगे इंडियन मिनरल ईयर बुक को यदि आप चेक करेंगे तो उसमें आपको डेटा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा कहाँ मिला हुआ है, सागर में। सबसे ज्यादा सागर के बाद सेकंड प्लेस में आया छतरपुर, थर्ड प्लेस में कौन सा मिला, झाबुआ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट। तो सागर आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम रॉक फॉस्फेट की माइंस यहाँ मिली हुई हैं। अब चलते हैं, मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले धारवाड़ संरचना की चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। विथ रेफरेंस टू द रॉक्स ऑफ धारवाड़ रॉक सिस्टम फ्रॉम द फाउंड इन मध्य प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। चिल्पी श्रृंखला की चट्टानों में मैग्नीज और तांबे के खनिज खनिज बालाघाट से प्राप्त होते हैं। ठीक, इन द रॉक्स ऑफ चिल्पी सीरीज मैग्नीज एंड कॉपर मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बोलेंगे हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट रहेगा, अभ्रक एवं लोहा जबलपुर एवं कटनी जिलों से सकोली श्रृंखला से पाया जाता है, बोले हाँ। द माइका एंड आयरन आर ऑब्टेन फ्रॉम जबलपुर एंड कटनी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द रॉक ऑफ सकोली सीरीज, बोले करेक्ट है। द एक्सटेंशन ऑफ द रॉक्स ऑफ द सौसर सीरीज इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट फ्रॉम नागपुर इन महाराष्ट्र टू छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो बोलेंगे ये भी ठीक है, बोले कहाँ है, सौसर कहाँ पर मिल जाएगी, छिंदवाड़ा में, और नीचे पहुंच जाती है नागपुर में। डायमंड एंड बॉक्साइड आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स ऑफ द सकोली सीरीज, सकोली एंड सौसर सीरीज, बोले सकोली एंड सौसर दोनों में डायमंड नहीं मिलेगा। बॉक्साइड तो मिल जाएगा कहाँ पर में, सकोली में, लेकिन डायमंड नहीं मिल रहा है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी इसमें आप 17 में लगा करके रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद अगला पार्ट रहेगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब यहां पर मैं दिया हुआ है एक एक को मिलाने का पार्ट। जैसे धारवाड़ जो रॉक्स हैं उनमें कौन कौन सी आ रही है भाई, तो धारवाड़ रिलेट कर रही है किससे, सकोली से। विंध्यन रॉक सीरीज के बारे में बात करेंगे तो विंध्यन में कौन सी आ रही है, ये हमारी चल जाती है सेमरी। कड़प्पा की बात करेंगे तो कौन सी मिल जाती है, बिजावर। और गोंडवाना की बात कर लेंगे तो तलचर सीरीज आ जाती है, जो कहां पर थी, ये हमारी सीधी सिंगरौली के पास पर में। तो ये ऐसे इनके पार्ट थे। अब देख लो जरा, फर्स्ट वाले पार्ट पर में आया हुआ कौन सा, 4 वाला आया हुआ है। इनके बाद कौन सा है, 3 यहां पर जाएगा। नेक्स्ट बना हुआ कौन सा, 2 एंड 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। मध्यप्रदेश में विस्तृत गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानों से किन खनिज के निक्षेप मिलते हैं। द डिपोजिट्स ऑफ विच मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स ऑफ द एक्सटेंसिव गोंडवाना सीरीज इन मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना है, ये कोल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गोंडवाना का नाम गोंडवाना लैंड से लिया गया है, गोंडवाना डायनेस्टी से लिया गया है, जिसमें हमें मुख्य रूप से कोयला की प्राप्ति होती है। और कोयला कौन सा वाला, तो बात करेंगे हम लोग, ये मिल जाता है अपना बिटुमिनस टाइप का कोयला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में अगला, जोवट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, हथनी आपको नाम मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अगला चलते हैं नेक्स्ट, आगे जाकर के इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, चंद्रशेखर के नाम जी के नाम से कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे आगे, कौन सी नर्मदा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी नहीं है। तो दाहिने किनारे की सहायक नदी में कौन कौन सी मिल जाती है साहब, तो हिरन है, बिल्कुल हाँ आ जाती है। कोलार उरी है जो है वो मिल जाएंगी इसी साइड, दाहिने साइड में। तो ये नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे, यहां से आपका पार्ट आया हुआ है, ये कहलाता है राइट साइड की बात करेंगे, और ये कहलाता है कौन सा, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड से हमारे पास में हिरन रिवर आ जाएगी, यहाँ पर उरी भी है, साथ में कोलार रिवर भी जाती है, बाकी हथनी और बाकी रिवर्स यहाँ जाती हैं। लेकिन जो एक तरीके से बरनार रिवर है, बुढ़नेर जिसे हम कहते हैं, तो वो कहां पर है, अपनी लेफ्ट साइड की रिवर है, बरनार या बुढ़नेर इसे कहा गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आपका बी आंसर इसमें चल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे इसके आगे में, अगला पार्ट है गंजल, गोई, कुंडी, मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो गंजल, गोई, कुंडी, मान की बात करेंगे तो भैया ये किसकी है, नर्मदा की सहायक नदी रहेंगी, इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, कारम बांध किस जिले में स्थित है। तो कारम नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। अभी चर्चा में क्यों थी, क्योंकि कारम डैम जो है वो क्या कर रहा था, फूट गया था, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने के पीछे कहानी आई। और ये जो कारम डैम है आप याद रखेंगे कहां पर सिचुएटेड भैया, धार में सिचुएटेड रहेगा।
ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे में। मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो स्टेट फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो बना था 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई है? तो मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश इन 19 जनवरी 1962। ये आप याद रख लीजिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, कालियादेह पैलेस किस रिवर पर है? ये भी एकदम फेवरेट क्वेश्चन में चलता है हमारे एमपीपीएससी या व्यापम वाली पास पर में। ठीक, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शिप्रा रिवर के किनारे उज्जैन के पास में मिल जाएगा। कालियादेह पैलेस जो रहेगा वो शिप्रा रिवर के पास में सिचुएटेड है। कौन सा पर्वत 7.5 नदियों का उद्गम माना जाता है? तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो इंदौर में महू के पास एक पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर में कुछ रिवर्स चली जाती है कहाँ पर में चंबल की ट्रिब्यूटरी बनने के लिए, और कुछ चल जाती है कहाँ पर पास नर्मदा के पास आ जाती हैं। और इनमें से जानापाव जो है यहाँ से टोटल निकलती हैं 8 के अराउंड रिवर्स हैं, जिसमें से आपकी जो एक रिवर थी कारम और साथ में एक और मिल जाती है, इसलिए क्या होता है उन्हें 7.5 रिवर कहा हुआ है। तो जानापाव हिल्स आपको ध्यान रख लेना है, ये एक पार्ट आपका आ जाएगा। अगला रहेगा हथियारी खोह जलप्रपात कहाँ है? तो हथियारी खोह वाटरफॉल सिचुएटेड कहाँ पर भैया? इंदौर में रहेगा। याद रखेंगे आप लोग, बहुत सारे जो लोग इंदौर वाले हैं वो घूमकर भी आ चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे इसके आगे में सेकंड पार्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती के साथ उगने वाले जो फेलोरिस माइनर नाम का खरपतवार होता है, इसके लिए कौन से खरपतवार नाशक का प्रयोग किया जाता है? Which of the following is used to destroy the weed? Name फेलोरिस माइनर ग्रोइंग along with the cultivation of wheat। एक बात बता दूं, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, फेलोरिस माइनर या फेलोरिस माइनर की बात करें, फेलोरिस माइनर की बात करेंगे, इसे कहते हैं गेहूं का मामा। गेहूं का मामा, ध्यान रखेंगे, ये इसे कहा जाता है गेहूं का मामा। और इसका जो एक तरीके से ज्यादा फैलने ज्यादा कहां मिलता है? रबी की क्रॉप और खास करके गेहूं के साथ इसे देखा जाता है। और इसे खत्म करने के लिए एक हमारे पास में खरपतवार नाशक का यूज किया जाता है, वो मिल जाता है कौन सा? आइसोप्रोट्यूरोन का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, यहां पर में इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलेंगे सेकंड पार्ट, नेक्स्ट रहेगा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग को हम देखेंगे तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे मिल जाता है NH46, 625 किलोमीटर का रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि भाई NH46 कंप्लीटली एमपी में ही स्टार्ट हुआ है और एमपी में ही खत्म हो गया है। ये पहले NH3 हुआ करता था, NH3 ऐसे आता था इधर साइड से, ऐसे चला गया यहाँ पर में, ऐसे ये पहुंच गया। इसे कहते थे आगरा बॉम्बे स्टेट हाईवे भी कहा जाता था, आगरा बॉम्बे हाईवे कहते थे, एबी रोड कहते थे। लेकिन ये जो रहेगा वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? जब अपना ग्वालियर से स्टार्ट होगा, ग्वालियर से नीचे आएगा कहां पर? आपके शिवपुरी के पास आएगा, कोलारस पहुंचेगा, नेक्स्ट आएगा राघोगढ़ पहुंच जाएगा। इनके बाद चलेंगे यहीं पर में NH अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, उसके पास से गुजर रहा है। अगला चलेंगे नीचे आप जाओ तो गुना के पास पहुंचेगा, राघोगढ़ गुना हो गया, यहीं पर चाचौड़ा मिल जाएगा। चाचौड़ा के बाद ये पहुंचेगा कौन सा? ब्यौरा, ब्यौरा के बाद आ जाएगा नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ के बाद पहुंच जाएगा कहां पर? आपके भोपाल, भोपाल का बाईपास होते हुए मंडीदीप, फिर पहुंच जाएगा कहां पर? आपके एक तरीके से मंडीदीप के बाद में यहां जाएगा बुधनी, बुधनी के बाद आ जाएगा होशंगाबाद, और फिर पहुंचेगा होशंगाबाद कहां? बैतूल। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनसे होकर ये गुजर रहा है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहली सिटी कौन सी मिल रही है? सबसे पहले चलेंगे तो ग्वालियर, ग्वालियर के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद कोलारस, कोलारस में वहीं पर पास में ऊपर रहेगा माधव नेशनल पार्क। नीचे आप आएंगे माधव के बाद में तो मिल जाता कौन सा? राघोगढ़, राघोगढ़ के बाद कौन सा मिलेगा आपको? यहाँ नीचे गुना, गुना के बाद आप आएंगे तो यहाँ पहुंच जाते हैं चाचौड़ा। चाचौड़ा वही प्लेस है जिसे कमलनाथ सरकार ने एक जिला बनाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ। नीचे हम आएंगे, उसके बाद मिल जाएगा कौन सा? ब्यौरा, ब्यौरा के बाद मिल जाएंगे नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ ब्यौरा दोनों कहाँ है? राजगढ़ वाले पार्ट पर मिल जाएंगे। उनके बाद ये पहुंच जाएगा कहाँ? भोपाल, भोपाल के बाईपास से पहुंचेगा मंडीदीप, मंडीदीप के बाद अब्दुल्लागंज भी पहुंचेगा। उनके बाद पहुंच जाएगा कहाँ पर आपका ये? तो ध्यान रखना है बुधनी, बुधनी के बाद कहाँ आएगा? होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद जाएगा, ध्यान रखेंगे, बैतूल तक ये फैला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट ये नेशनल हाईवे है NH46 वर्तमान में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई निम्न में से कौन सा शहर या किस शहर से होकर के NH46 नहीं गुजरता है, आपको ऐसे याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क आपका हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे एमपी का सेकंड लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे वो कौन सा है? अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो मिल जाता भैया NH44 है।
NH44 की बात करेंगे, पहले था NH7 कुछ पार्ट और NH26 दोनों को मिला दिया। पहले यहाँ पर आता था कौन सा, झांसी से लेकर के नरसिंहपुर लखनऊ तक के NH26 हुआ करता था, और इधर से आता था NH7 आया करता था। तो बोले ठीक एक काम करो, यहाँ का NH7 गायब करो, 26 को जोड़े, यहाँ से बढ़ा दिया कौन सा अपना, आगे हम चलेंगे। तो नई नंबरिंग आई थी 2010 में, और उसके बाद से नेशनल हाईवेज के अलग अलग सिक्वेंस से जाते हैं। NH3 अब मध्य प्रदेश में नहीं जाता है, NH7 मध्य प्रदेश में नहीं जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो NH46 मिल जाएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट NH44 है, और थर्ड लॉन्गेस्ट मिल जाता है, यहां से चलेगा आपका NH47, थर्ड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रहेगा MP का, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अराउंड 44 के आसपास नेशनल हाईवेज हैं, छोटे और बड़े मिलाकर के, मेजर एंड सब जो हमारे पास नेशनल सब्सिडी नेशनल हाईवेज हैं वो मिलाकर के, ठीक याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके बाद NH44 को देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर कौन सा, मुरैना की अंबाह तहसील के पास से नीचे आएगा, इसके बाद पहुंच जाएगा कौन सा अपना ग्वालियर, ग्वालियर के बाद जाएगा डबरा होते हुए कहाँ, दतिया पहुंच जाएगा, ठीक। इनके बाद चलेंगे तो यहाँ पर में झांसी एंटर कर जाता है नीचे, फिर ये यूपी में चलेगा, उसके बाद मालथौन के बाद फिर से एंटर करेगा MP में सागर में, फिर चलेगा कहाँ पर आपका सागर आएगा, सागर के बाद में यहाँ चलेगा देवरी, देवरी के बाद चलेगा कहाँ पर आपके पास में ये, ठीक ध्यान रखना, बरमान घाट होते हुए नरसिंहपुर पहुंचेगा, नरसिंहपुर के बाद आ जाएगा कहाँ, लखनादौन, लखनादौन के बाद पहुंचेगा सिवनी, सिवनी के बाद पहुंचेगा कहाँ पर है ये, नीचे कुरई खवासा होते हुए नागपुर, और इसी में ये पहुंचता है कहाँ से, NH जो 44 है वो पेंच नेशनल पार्क या मोगली लैंड के पास से जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और इसी नेशनल हाईवे में बनाए गए हैं सबसे लंबे लॉन्गेस्ट एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं, मतलब कि ऊपर से जानवर, ऊपर से गाड़ियां चलेंगी, नीचे से जानवर आवागमन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और ये जो एनिमल अंडरपास बने हैं कैसे बने हैं, बोलेंगे कि साउंड प्रूफ एंड लाइट प्रूफ हैं, बोले जानवरों को कोई भी खतरा इससे नहीं होगा, तो बोले इको फ्रेंडली टाइप का पार्ट आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं मध्य प्रदेश से गुजरने वाले 3 सबसे बड़े नेशनल हाईवेज कौन से हैं, तो पुराने डिस्कशन से आप देख चुके होंगे, तो NH46, 44 एंड 47 रहेंगे, ठीक याद रखिएगा। और सबसे छोटा कौन सा है बता दो आप अभी लोग कमेंट करके जल्दी से, MP का स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है अभी नई नंबरिंग अकॉर्डिंग में। अब चलते हैं आगे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये स्टार्ट की गई थी 1 जनवरी 2014 को, मुख्यमंत्री खेत सड़क स्कीम स्टार्टेड इन 1 जनवरी 2014, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग कब स्टार्ट किया गया था, 1867 के अराउंड हमने स्टार्ट किया हुआ था, जब ये जबलपुर से प्रयागराज वाले मतलब कि पुराना इलाहाबाद वहां तक के लिए रास्ता बन रहा था, तब का ये पहला पार्ट था, यहाँ स्टार्ट किया गया है, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में, अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में उड्डयन विभाग एवं उड्डयन निदेशालय का गठन कब किया गया है, व्हेन वाज द एविएशन डिपार्टमेंट एंड एविएशन डायरेक्टरेट फॉर्म इन मध्य प्रदेश, तो 1 जून 1982 में इसे एस्टेब्लिश किया हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई है, व्हेन वाज द अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन एस्टेब्लिश इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये था एस्टेब्लिश 1965 में, ध्यान रखेंगे। तो अमरकंटक जो थर्मल पावर प्लांट है अनूपपुर में सिचुएटेड रहेगा। अब चलते हैं, मध्य प्रदेश से किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा, तो हम बात करेंगे लार्जेस्ट स्पीड टेस्टिंग ट्रैक जो है वो बिल्डअप किया गया है धार में, ध्यान रखना पीथमपुर के पास में आपको मिल जाएगा, पीथमपुर धार में। एशिया का लॉन्गेस्ट कहा गया है, नाम क्या है इसका, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक, नेट्रिक्स, NATRAX फुल फॉर्म रहेगा, ध्यान रखना इसके बारे में, नेट्रिक्स, तो नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग ट्रैक्स नाम दिया गया है इसको, नेट्रिक्स का। ये भी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, नेट्रिक्स कहाँ सिचुएटेड है, कुछ नहीं बोलेगा तो आप बता देंगे भैया धार में सिचुएटेड है, पीथमपुर में। तो ये एक तरीके से सबसे लंबा टेस्टिंग ट्रैक है, यहाँ पर टोटल लेंथ 11.3 किलोमीटर के आसपास में है, और ये बहुत बड़े एरिया में रहेगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का इसे 5th लार्जेस्ट टेस्टिंग ट्रैक कहा गया है, ठीक। फायदा बहुत सारा MP को इससे मिलेगा, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट कारखाना कहां एस्टेब्लिश किया गया था, वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन MP, तो ये बारमौन में एस्टेब्लिश की गई थी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है।
अब चलते हैं यहां पर मैं, निम्न में से किस कंपनी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अभिनव प्रकार के बॉटलिंग प्लांट स्थापना की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सेट अप एन इनोवेटिव टाइप ऑफ बॉटलिंग प्लांट्स इन होशंगाबाद इन एमपी? तो भैया ये काम किया किसने? कोका कोला ने काम किया हुआ है। होशंगाबाद में एक बॉटलिंग प्लांट लगाया हुआ है। हिस्ट्री से रिलेटेड अपने से अपने उससे रिलेटेड टॉपिक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, कृषि आधारित संयंत्र हैं और उनसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट को मैच करना है। मैच द फॉलोइंग के नाम से आया हुआ है। तो डेयरी फार्म आपको रटा होना चाहिए, होशंगाबाद बाबई में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चल जाते हैं पास में भाई, बाबई होशंगाबाद में ध्यान रखेंगे एक तरीके से आपका एक डेयरी फार्म के साथ साथ में एक वो उनके लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर में सेटअप की गई है ना। तो पोषाहार संयंत्र जो रहेगा, प्लांट की बात करेंगे तो कहाँ मिल जाता है? पोषाहार संयंत्र अपने गुना में मिल जाता है। ठीक, कीटनाशक संयंत्र के बारे में बात करें तो कीटनाशक संयंत्र कहाँ मिल जाएगा? आपका बीना में सिचुएटेड है। और अगली बात करें जीवाणु या हमारे पास में बैक्टीरियल फर्टिलाइजर प्लांट जो रहेगा वो कहाँ मिल जाता है? कौन सा? अपने भोपाल में। तो करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? सी वाला, 39 में आंसर सी। ठीक, यहां पर मैं पोषाहार प्लांट के लिए इसका पौधा हो गया था, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ ऐसा हो जाता है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी गलतियां। नेक्स्ट चलेंगे अगला, कुछ हमारे पास में जीआई टैग्स हैं, भौगोलिक संकेतक हैं और इनके साथ साथ में आपका इनका डिस्ट्रिक्ट रिलेट करके रखा हुआ है। तो यहां पर मैं चलेंगे फर्स्ट पहला पार्ट आपका, सॉरी ये वर्क होना चाहिए था और ये अपना वर्क होना चाहिए था। ठीक, रतलामी सेव कहां पर है? तो रतलाम में सिचुएटेड है। चंदेरी साड़ियां कहां सिचुएटेड हुई? पास में अशोकनगर में है। चमड़े के खिलौने कहां थे? इंदौर में। और वेल मेटल वर्क थे कहां पर में? टीकमगढ़ में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका सब कुछ मैच हो रहा है, ये आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में अगला, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए, मतलब कि करेक्ट सीक्वेंस यहां बताना पड़ेगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इनमें से आपसे पूछेगा कि भैया नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस क्या है। तो आप यहां बनाएंगे एमपी का मैप और एमपी के मैप में आप देखेंगे तो ये कौन कौन से पार्ट आपके कहां कहां आ रहे हैं। सबसे पहले चल जाएंगे, यहां आपको मिल जाएगा पन्ना एक। इनके बाद चलेंगे तो यहां मिल जाता कौन सा? संजय। यहां मिल जाएगा कौन सा? आपका उमरिया में अपने बांधव। इनके बाद मिल जाएगा फिफ्थ नंबर पे कौन से वाला अपना है? तो बोलेंगे फॉसिल नेशनल पार्क है। ठीक, कौन सा मिल जाएगा? फॉसिल नेशनल पार्क रहेगा यहां पर में। और फिर रहेगा कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें ध्यान रखना है। तो पहला 31542, 31542 बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के बजाय आप लगा रखेंगे कौन सा? बी आंसर करेक्ट लगा रखेंगे। तो यहां पर है कौन सा? बी आंसर आपको लगा के चलना है। 31542 मतलब कि पन्ना, पन्ना के बाद यहां जाएगा संजय, संजय के बाद बांधवगढ़, फिर रहेगा फॉसिल, क्योंकि फॉसिल कहां पर है अपना? डिंडोरी मिल जाएगा, और कान्हा इसके नीचे है। ठीक, अगला चलेंगे इसके बाद में, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी स्टार्ट की गई है? ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में पहले हुआ है। तो हॉट एयर बलून सफारी मतलब कि एक बड़े से बलून में आप ऐसे बैठेंगे ऐसे करके, यहां पर में लोग आप रहेंगे, यहां पर ऊपर उड़ेगा, आप देखते रह जाओ। ये काम कहां किया गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहां पर है? उमरिया में सिचुएटेड है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब चलते हैं आगे, सुपरमॉम कॉलर वाली बाघिन का संबंध किस नेशनल पार्क से रहा है? कहां से रहा है? अभी पिछले कुछ समय पर मैं चर्चा में थी, मामा जी ने इनको ट्वीट किया, एक तरीके से दिया। इनके अलावा यहाँ पर मैं जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की इसकी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री थी उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था, इसी को कवर किया गया है। तो बोले सबसे ज्यादा शावकों को जन्म देने वाली बाघिन थी। इन्होंने 29 कब्ज को यहाँ पूरा बर्थ दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, जो सबसे ज्यादा है, इसलिए इन्हें सुपरमॉम कहा जाता है। इस बाघिन को सुपरमॉम कहा गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये रिलेटेड थी पेंच नेशनल पार्क से। कॉलर वाली बाघिन क्यों कहा गया है? तो कॉलर वाली बाघिन पीछे कहानी ये है कि इनके गले में एक आपके पास में कॉलर जो ट्रांसमीटर टाइप का इसे फंसाया गया था, इसलिए इसे आपके पास में ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर लगाया गया था, इसलिए इसे कहा जाता है कॉलर वाली बाघिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी, ये है क्या भाई? ठीक, बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन एंड केसरी, ऑल देज आर। तो विंध्यन पर्वतमाला में उत्पन्न होने वाली नदियां, चंबल की सहायक नदियां, नर्मदा की उपनदियां या
ऊपरी बेतवा के बांध, रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द विंध्यन रेंज, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा और डैम्स ऑफ द अपर बेतवा। तो आपको ध्यान रखना है ये डैम्स ऑफ द अपर बेतवा हैं। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर का, वर्षा की परिवर्तनीयता, वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल की बात करेंगे कि संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल। मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा की परिवर्तनता बढ़ती है। ठीक, द वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल इंक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मैंने खास करके क्लास में बताया हुआ था कि जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल ज्यादा है वहां पर वेरिएबिलिटी या परिवर्तनता कैसी होती है, कम। और जहां पर में एवरेज एनुअल रेनफॉल वैसे ही कम है वहां क्या होती है, वेरिएबिलिटी ज्यादा। तो हम ध्यान रखेंगे एमपी में आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वेरिएबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वहीं चलेंगे आप यदि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो भी वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होकर चलेगी। ये ध्यान रखेंगे, एमपी में दोनों केस है। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, ये दिया हुआ है। अगला आंसर, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम जाने पर यह घटती है, ये गलत हो गया और ये भी आपके पास लगभग गलत स्टेटमेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है, ये बी वाला आपका हो जाएगा। ठीक, वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल इंक्रीजेस ऑन द गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये भाई कुछ लोगों को वेरिएबिलिटी नहीं पता है तो ध्यान रख लो आप लोग, यहां पर में क्या आएगा, परिवर्तनीयता या वेरिएबिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनीयता वर्षा की, है ना। मीनिंग क्या है समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बोले एवरेज एनुअल रेनफॉल से कितना यहां पर में चेंजेस आए हुए हैं, डिफरेंस हुआ है। मान लेते हैं कि एवरेज एनुअल रेनफॉल होना चाहिए था किसी प्लेस पर कितना, 100 सेंटीमीटर। अब ये हुआ कितना, एक्चुअल रेनफॉल में भी हो सकता है कितना, हम चलेंगे तो ये 90 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 110 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये जो यहां पर डिफरेंस आया हुआ है -10 का या फिर +10 का, तो ये कहलाता है कौन सा, वेरिएबिलिटी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अब क्या होगा, बोलेंगे जहां पर रेनफॉल ज्यादा है वहां पर ये क्या होती है, कम, और जहां पर रेनफॉल कम है वहां पर कैसे रहेगी, ज्यादा। ये आप लोग याद रखेंगे। जिनको डाउट हो तो वो क्लास में आकर के कभी भी पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट, मध्य प्रदेश में अप्रैल मई में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, द मेन रीजन फॉर द रेनफॉल इन मध्य प्रदेश इन अप्रैल मई इज। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अप्रैल मई की बात कर रहा है। अप्रैल मई में होने वाली रेनफॉल का मेजर रीजन क्या हो जाता है, ये आप लोग बताएंगे। तो ये एग्जैक्टली हम चलेंगे, अप्रैल मई में होने वाली रेनफॉल को जनरली हम क्या कहते हैं, तो बात करेंगे प्री मानसून रेनफॉल के नाम से जाना जाता है, जो एक टाइप की साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल। अप्रैल के पहले तक में, मार्च और वगैरह तक जो रेनफॉल होती है उसका मेन रीजन होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जो हमारे पास में कहाँ, ट्रॉपिकल जो टेम्परेट साइक्लोन्स थे जो एक तरीके से कहां पर आ रहे हैं, जेट स्ट्रीम के थ्रू इंडिया तक आते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल कराते हैं, पश्चिमी विक्षेप उन्हें कहा जाता है। तो वो था आपका है विंटर में होने वाली रेनफॉल का रीजन। लेकिन जो हमारी प्री मानसून रेनफॉल होती है वो साइक्लोनिक टाइप की होती है, तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइप। अब चल जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, मेलिब्लेडनम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, मेलिब्लेडनम फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मिलेगा आपको कहां पर में, बालाघाट में। हो सकता है कहीं फैक्ट मिले ना मिले, लेकिन आप जब इंडियन मिनरल ईयरबुक को आप देखोगे, ठीक, तो उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। आपको लगे तो मैं इसका एक कॉपी जो है मध्य प्रदेश वाले पार्ट की आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। टेलीग्राम कौन सा है अपना, PS एकेडमी, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, है ना। तो ये इसी का डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप जाकर के डायरेक्ट वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेंगे, मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत पायरोफाइलाइट का उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश करता है अराउंड 48% ऑफ द पायरोफाइलाइट, सॉरी 48 नहीं, 74% ऑफ द, सॉरी 48% ऑफ द पायरोफाइलाइट, 48% ऑफ द पायरोफाइलाइट ये प्रोडक्शन करेगा एमपी में। सबसे ज्यादा एक तरीके से देखेंगे तो एमपी में हो रहा होता है 48% के अराउंड में। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा,
कहुआ खिरेटी कोयला खदानें किस जिले में है? कहुआ खिरेटी कोल माइंस आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ध्यान रखेंगे भाई ये कहां से क्वेश्चन आ गए, तो ये क्वेश्चन आपके आसपास में ही है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे गए थे, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रिलेटेड है, ठीक, इसलिए आपको पास आ जाएगा। दमुआ के पास वाला पार्ट जो रीजन मिल जाता है, दमुआ प्लेस है वहां पर छिंदवाड़ा में, उसके पास ये माइन सिचुएटेड है, इसलिए न्यूज में थी कुछ कारण से वो, इसलिए आपका पार्ट आ जाएगा कहुआ खिरेटी। अगला चलेंगे, कुछ और माइंस हैं हमारे पास छोटे, जो आपने कई बार हो सकता है सुना हो ना सुना हो, लेकिन मैंने पहुंचा, आंसर आपको पता होना चाहिए। तो बोले कि भाई ये जो माइंस हैं इनमें मैच द फॉलोइंग के नाम से आया हुआ है पार्ट, ठीक। तो ये एक एक करके देखेंगे। मोतीपार भवरगढ़ यहां बोला हुआ है, मुर्रा भवरगढ़, बरियारपुर ब्लॉक और सराई उफराडोल, ये जो हमारे पास में माइंस हैं किन किन डिस्ट्रिक्ट में हैं? पन्ना, छतरपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, इनके साथ आपको आंसर लगाना चाहिए था। तो मोतीपार जो है वो मिल जाती है कहां पर? अलीराजपुर में है। नेक्स्ट चलेंगे, मुर्रा भवरगढ़ जो रहेगी वो कहां मिल जाती है आपके यहाँ पर में? तो बैतूल में मिल जाएगी। इनके साथ चलेंगे अगला, बरियापुर जो ब्लॉक रहेगी, तो बरियापुर ब्लॉक जो है वो सिचुएटेड कहां पर है भैया? तो हम ध्यान रखेंगे ये मिल जाता है पन्ना छतरपुर पास में है। और वहीं चल जाते हैं सराई उफराडोह जो है वो मिल जाती है कहां पर आपका? सिंगरौली में। तो बरियापुर ब्लॉक एक तरीके से ये वाला पार्ट, और बाकी की बात करेंगे, ये थोड़ा सा डायमंड से रिलेटेड लिया गया पार्ट है, बाकी के तीनों की जो माइंस है हमारी कैसी हैं? कोल माइंस हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसके बाद, आंसर आपका कौन सा है? बी वाला। अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर में, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, तो ये भिलाई के नाम से है जरूर, लेकिन भिलाई में नहीं है। कहां पर अपना? ये एमपी में मिल जाता है, बाबूपुर सतना में। बाबूपुर सतना, बाबूपुर सतना में है भिलाई, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसने गड़बड़ करा दिया। एसीसी रिफ्रैक्टरी कटनी में है, हाँ है। क्रिसेंट अलॉय प्राइवेट लिमिटेड सिवनी में है, हाँ है। मध्य भारत फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड दीवानगंज रायसेन में है, बोले हाँ है। तो ये मध्य भारत फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड 2 यूनिट एमपी में काम कर रही हैं, जिनमें से एक कहां पर है अपनी? रायसेन दीवानगंज में है। दूसरे का आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरी कहां पर काम कर रही है, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे अगला, सेकंड क्वेश्चन 72 नंबर रहेगा। मध्य प्रदेश महोत्सव, मटर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो मटर महोत्सव पी फेस्टिवल की बात करेंगे, ये मनाया जाता है कहां पर आपका? जबलपुर में, ध्यान रखेंगे, ये मटर के सीजन के टाइम में मनाया गया था। इनके अलावा चल जाते हैं तो कॉर्न फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? तो आप याद रखेंगे छिंदवाड़ा में। ऐसे ही मिर्च महोत्सव जो सेलिब्रेट किया गया है, तो मिर्च कहां किया जाता है? खरगोन में, ध्यान रखेंगे। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, न्यूज में रहते हैं, आप याद कर लेंगे। अगला रहेगा, अप्रैल 2023 में वन्यजीव संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां प्रस्तावित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज प्रपोज इन अप्रैल 2023। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, जानबूझ के डाला गया है, कहीं आप लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर या नहीं पढ़ रहे हैं इसके लिए। तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व रहेगा, मंडला में, ये प्रपोज है अप्रैल में, ध्यान रखना है। पूरा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ठीक। अगला चलेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा मध्य प्रदेश वनांचल पत्रिका, वनांचल संदेश पत्रिका, ठीक। ये पब्लिश बाय, कौन पब्लिश करता है, इनसे किस प्रकार की है ये? तो मध्य प्रदेश वनांचल संदेश पत्रिका जो रहेगी ये क्वार्टरली टाइप की है, हर 3 महीने में आती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एमपी इसे पब्लिश करता है हर 3 महीने में, तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो न्यूज थी ना, ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ आया हुआ है, वो पत्रिका से ही मैंने उठा करके रखा हुआ था कि कभी आप देखते हैं या नहीं देखते के नाम से, ठीक। बोले कहां से सर क्वेश्चन कितना पढ़ेंगे? बोले ठीक, कोई बात नहीं, ये सब चीजों के करंट अफेयर आगे आपको अपने इसी सेम यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर एमपीपीएससी के लिए सारे एमपी का पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा, ठीक। तैयार रहेगा आप लोग। हाल ही में वन विभाग द्वारा वनभोज रसोई का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो वनभोज रसोई के शुभारंभ जो है पास में वनभोज रसोई, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के छिंदवाड़ा वाले पार्ट पर में, जो परासिया वाला रीजन है वहां पर किया गया है, परासिया के पास रहेगा, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसे हरा सोना कहा गया है? ग्रीन गोल्ड किसे कहा गया है? तो बेम्बू को यहां पर में ग्रीन गोल्ड के नाम से एक तरीके से क्या किया गया है? अनाउंस किया गया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है। अब चलते हैं इसके बाद में, मध्य प्रदेश में मिलने वाले घड़ियाल के संदर्भ में निम्न कथन का अध्ययन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू घड़ियाल और एलिगेटर फाउंड इन मध्य प्रदेश, ठीक। ये रहेगा, द साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज गैवियलस एंगेटिकस, ठीक। तो बोलेंगे ठीक है। इसे आईयूसीएन द्वारा अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, तो बोलेंगे हाँ, आईयूसीएन ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड
CR वाले ग्रुप में रखा हुआ है। इट इज फाउंड ओनली इन सेंट्रल इंडिया ऑफ एंटायर साउथ एशिया। तो बोले ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, इसके अलावा भी मिलेगा। तो यहां पर मैं 1 एंड 2 दोनों यहां पर स्टेटमेंट कैसे हैं, सही इसके रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, आप इसको ऐसे क्वेश्चन की तैयारी भी करिएगा। जितने भी एमपी में स्पेशल न्यूज में आने वाले एनिमल्स हैं या कोई प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट है, उनका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। यदि प्लांट है तो बॉटनिकल नेम, एनिमल है तो आपका एक तरीके से साइंटिफिक नाम याद रखिएगा। किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, वो आप याद रखेंगे। साथ में आपका काम ये रहेगा, यदि कोई यहां पर में एनिमल है, कोई बर्ड है, तो उसे आईयूसीएन की किस कैटेगरी में रखा गया है, यहाँ नहीं रखा गया है। जैसे कि हमारे यहाँ से अभी सोनचरिया अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड किया गया है करेरा वाले पार्ट से, जल्दी ही घाटी गांव जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ग्वालियर का, उसे भी डिनोटिफाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबे समय से हमारे पास सोनचरिया नहीं मिली है। अब सोनचरिया नहीं मिली तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका एक तरीके साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पर क्रिटिकली एंडेजर्ड है या एंडेजर्ड है या एक्सटिंक्ट वाले पार्ट में है, किस वाले पार्ट पर में है। तो एमपी से तो एक्सटिंक्ट वाले पार्ट पर इस रीजन में आ गई है, लेकिन आप बात करेंगे तो आईयूसीएन के किस कैटेगरी में से रखा हुआ है, बाकी वाले पार्ट में कहां कहां मिलती है, ये ऐसे क्वेश्चन तैयार रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले पार्ट पर। ऐसे ही चलेंगे कि निम्न कथनों का अध्ययन करें। बनास नदी सीधी और शहडोल के मध्य सीमा बनाती है, बोले हाँ बनाती है। बनास रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन सीधी एंड शहडोल, हाँ। धसान नदी सागर एवं छतरपुर के मध्य सीमा बनाती है, बोले नहीं, धसान नदी यहां पर सीमा नहीं बनाती सागर छतरपुर की, थोड़ा सा दूर से निकल करके ऐसे एंटर कर जाती है, कोई बड़ी सीमा नहीं बनाएगी। सोन नदी उमरिया एवं शहडोल के मध्य सीमा बनाती है, तो बोलेंगे हाँ, सोन रिवर जो है उमरिया शहडोल की मध्य थोड़ी सीमा बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस तरीके से मूव कर जाएगी। तो बोलेंगे भाई आपका 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट आपके रहेंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर में। नेवसा प्रपात किस जिले में स्थित है, नेवसा रहेगा डिंडौरी में। आपका होमवर्क है, जैसे आपका काम है, जल्दी कमेंट करके बताना किस रिवर में मिलेगा। ठीक, थोड़ा सा आप लोग भी सर्च करें, तो डिंडौरी में सिचुएटेड है, और कमेंट करिएगा जरूर, ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट डिंडौरी में सिचुएट रहेगा कौन सा, नेवसा। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मोहनपुरा हमारा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसे अभी न्यूज में खूब चला है, बोले कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट है सबसे बड़ा प्रेशराइज वाला, इंडिया का फर्स्ट बात करेंगे, प्रेशर इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है यहाँ पर में, सबसे लंबे पार्ट को कवर करेगा ये। प्रेशर इरिगेशन सिस्टम होता क्या है, तो बोले कि भाई एक तरीके से बड़े पंप या पाइपलाइन, क्लोज्ड पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, पानी को सप्लाई किया जाता है। एक होता है ओपन कैनल्स, एक होती क्लोज पाइपलाइंस के थ्रू आना, और वहीं पर लगे होंगे स्प्रिंकलर्स और ऑटोमेटिक काम करेगा, बोले प्रेशर से काम करता है ये। तो ऐसा स्टार्ट किया गया और एमपी में अब ये काम लगातार किया जा रहा है। इससे वाटर की सप्लाई एक्स्ट्रा जो हो रही थी वो कम हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा लैंड एक्वायर नहीं करना, बोले जमीन के अंदर से खोदो, वहीं से अपने उसके बाद में गड़ा दो लाइन को, बाद में किसान को ही दे दो, ये तुम्हारे यहाँ से पानी आ रहा है। इससे इलेक्ट्रिसिटी पर एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन हो रहा था पानी सिंचाई करने के लिए, वो कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट इससे मिल जाएंगे। न्यूज में था नेवज रिवर आपके पास आ जाएगी है। ठीक, मोहना रिवर बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बात करेंगे भैया खरगोन में, आपको ध्यान रखना है ये। अगला चल जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आम अनुसंधान केंद्र रीवा है, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है, फर्स्ट मसाला पार्क कहां पर था, छिंदवाड़ा में है, पोटैटो रिसर्च सेंटर इंदौर में नहीं है, बल्कि कहां पर है ये, ग्वालियर में रहेगा, आप याद रखेंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर स्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सतपुड़ा रेंज। तो ये रहेगी कौन सी, मैकल रेंज रहेगी, कहां पर में, ईस्टर्न पार्ट पर में ये सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, थावर बांध मंडला जिले कि निम्न में से कौन सी तहसील में स्थित है। थावर डैम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील ऑफ द मंडला डिस्ट्रिक्ट। तो ये है नैनपुर तहसील पर, ध्यान रखना है। थावर प्रोजेक्ट ये एक रिलेटेड किससे है, तो हमारे पास नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका पार्ट माना गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले पार्ट पर में, यहां रहेगा, एक मिनट,
यहाँ रहेगा नर्मदा तथा गंगा बेसिन का जलविभाजक है तो विंध्य पर्वतीय श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला, अरावली माउंटेन रेंज, अजंता माउंटेन रेंज। तो द वाटर डिवाइड ऑफ नर्मदा एंड गंगा बेसिन इज, तो बात करेंगे विंध्यन माउंटेन रेंज, ये रहेंगे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते इसके बाद में, वेल्सपन सौर परियोजना मध्य प्रदेश से किस जिले में स्थित है? वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो बात करेंगे ये नीमच वाला पार्ट रहेगा, उसे वेल्सपन में सिचुएटेड ये है। अगले चलेंगे, मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी निम्न से किस में विशेष रूप से पाई जाती है? तो ये बघेलखंड में पाई जाती है। रेड येलो सॉइल कहाँ मिलेगी? बघेलखंड में। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, हम पढ़ लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से नाम से क्या चीज है, लेकिन इसका पूरा एग्जैक्टली अंदर वाला पार्ट नहीं जा पाते हैं, थोड़ा सा वहां जाइएगा, क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। अब चलेंगे, मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? एमपी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस? तो हम बात करेंगे टोटल 7 पार्ट में या सेंटर्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद, फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर या विजयपुर फर्टिलाइजर कारखाना गुना में सिचुएटेड है, यह किन देशों के सहयोग से स्टेब्लिश किया गया था? फर्टिलाइजर फैक्ट्री विजयपुर डिस्ट्रिक्ट गुना वॉज एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो बात करेंगे यूएसए एंड इटली के हेल्प से ये इसे एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र एस्टेब्लिश किया गया है? तो नीमच का जो भगवानपुरा रहेगा वहां पर ये एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद, अगला पार्ट रहेगा, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड यूपी? तो ध्यान रखेंगे, बाणा सागर है, उर्मिल भी है, भांडेर रिवर भी है। बात करेंगे कौन सा, जो सिंध नदी है वो यहाँ पर दोनों की संयुक्त परियोजना नहीं है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंतर्गत में एक शासकीय कारखाना कहाँ है? द गवर्नमेंट फैक्ट्री ऑफ मेकिंग लाख इज सिचुएटेड इन उमरिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद चलेंगे अगला, मध्य प्रदेश में 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक, इन द ईयर 2019 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द मैक्सिमम पावर कंजम्पशन टुक प्लेस? तो बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था और सबसे ज्यादा कटौती भी वहीं की जाती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका यूज अलग अलग सेक्टर में होता है। और इस कंजम्पशन वाले पार्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम ए, पीएम कुसुम बी, पीएम कुसुम सी योजना लगाई हुई है, जिसके चलते में फार्मर्स अपने खेत पर क्या करेंगे, सोलर बेस्ड जो अपने इरिगेशन पंप्स होते हैं उन्हें लगा करके चलेंगे। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? विच आइसोथर्म डिवाइड्स मध्य प्रदेश इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द इन द मंथ ऑफ द जनवरी? तो बात करेंगे 21.1 डिग्री सेल्सियस की जो लाइन है वो अराउंड डिवाइड करती है, 20-21 के आसपास का जो पार्ट रहेगा वो ध्यान रखेंगे। ये एमपी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जनवरी मंथ में। यहां हम चलेंगे, एक तरीके से ऐसा पार्ट लिया गया है, ये एमपी हमारा रहेगा ये इतना पार्ट में, यहां से आपका जो 21 लाइन है अराउंड इस तरीके से ये जाएगी, यहां पर मैं ये 21 लाइन थोड़ा सा इस प्रकार से आ जाती है, ये 21 डिग्री सेल्सियस, 22-21 आप बोल के चलेंगे। ये एमपी में इस तरीके से नॉर्दर्न एंड सदर्न वाले पार्ट को डिवाइड करके चल देती है, ऊपर ज्यादा ठंडी नीचे कम ठंडी वाला ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे अगले पार्ट पर में, तिरोड़ी एवं रमरमा किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध हैं? तिरोड़ी एंड रमरमा आर फेमस फॉर द विच मिनरल डिपॉजिट्स? तो ये ध्यान रखेंगे, ये फेमस होते हैं मैंगनीज के। दोनों कहां पर हैं? बालाघाट में सिचुएटेड माइंस हैं ये। कहां पर हैं ये? बालाघाट में। ठीक, अब आप लोग समझिएगा भाई ये क्वेश्चन क्यों लाए गए हैं बार बार में। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछ चुका है, शायद रेडियो डीएसपी में, या एक तरीके से कौन सा वाला था अभी हुआ कुछ समय पहले पर में, अपने सहायक संचालक वाले पेपर में, ठीक, असिस्टेंट जो अपने डायरेक्टर वाले पेपर में। ठीक, जब ये क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं तो हम लोग फोकस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर पिछले उसके क्वेश्चन वैसे रखे हुए हैं ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी वैसी होते जाए। आगे के जो पेपर्स होंगे कुछ उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन और रखे जाएंगे जहां पर मैं एमपीएससी अब पहुंच रहा है। ये क्वेश्चन भी एमपीएससी ने पूछ चुका है एक पेपर में, वहीं से लिए गए क्वेश्चन कुछ हैं। कुछ मैं क्वेश्चन जानबूझकर पुराने पेपर से लेके आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाए, आप लोग तैयारी वैसी
करेंगे तो फायदा आपको मिलेगा, नहीं तो फिर चीजें गड़बड़ होते जाएंगी। अब चलेंगे मध्यप्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, तो बैहर का जो पठार वाला पार्ट है, बैहर वाला रीजन है, प्लेटू बालाघाट के थोड़े से अदर पार्ट में छत्तीसगढ़ से लग गया रीजन है, वो आपके बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बाकी ये तो कोई भी काम के नहीं है, बल्कि आंसर कौन सा रहेगा, बैहर वाला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे अगला, निम्न नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स नॉट अ पार्ट ऑफ द यमुना बेसिन इन मध्य प्रदेश, तो ध्यान रखेंगे ये रहेगी कौन सी, सोन रिवर, ये सीधे गंगा में जा रही होती है, बाकी सारे सारे कहां पर है, गंगा का पार्ट, यमुना का पार्ट जाकर के बन जाएंगी। मुकरता गॉर्ज कहां पर है, किस नदी पर सिचुएटेड है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिन्हें मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में याद रखिएगा, आपको कई बार पता भी होना चाहिए, लिखा भी हुआ है। मुकरता गॉर्ज जो सिचुएटेड रहेगा ये बड़वानी में सिचुएटेड है, नर्मदा रिवर वाली पार्ट में बनता है, नर्मदा रिवर से बना करके चलेगी, ठीक। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट गॉर्ज विच इज फॉर्म बाय द नर्मदा रिवर इन द एमपी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गॉर्ज ये कहलाता है। इनके अलावा कौन सा, भेड़ा घाट गॉर्ज का एग्जांपल है। तो गॉर्ज क्या होते हैं, जब नदियां अपनी जो तली होती है, बेसिन होता है, उसे कट कर दें तो एक गहरी आपकी एक वैली बना देते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, गॉर्ज। इस तरीके से गहरा बना देंगे ये, और जब ये बना देंगे तो ये वाले पार्ट पर बहते हैं, जैसे भेड़ाघाट में आपने देखा होगा दोनों साइड में बने हुए हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, यहां मुकरता गॉर्ज ठीक हो गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के लिए कौन सा विकल्प सत्य था, जन्म दर और मृत्यु दर को सही कौन सा बताया गया है। तो हमारे यहां पर में जन्म दर थी कितनी, जो बर्थ रेट थी 20.1 थी, और डेथ रेट कितनी थी, 6.1 के अराउंड थी। ये हमारे पास सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग रहा है डेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर में, हरसी परियोजना कहां पर है, तो हरसी परियोजना रही कहां पर, आपका पार्वती रिवर पर सिचुएटेड है। ये पार्वती रिवर कहां पर, जबलपुर के नीचे वाले पार्ट पर, जबलपुर नहीं, अपना ग्वालियर के पास वाले रीजन में है। ये इस पर भी न्यूज क्यों थी, क्योंकि यहां पर अभी फ्लड के लिए बहुत ज्यादा जाना गया था, लोगों में ये डर था भाई यहां से फ्लड से बहुत ज्यादा लोगों वाटर जो है बाहर जा रहा है, और फिर यहां पर में रेस्क्यू टीम भी चलाई गई थी हरसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक, हरसी डैम वाला पार्ट के लिए। जनवरी 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश के विमानन विभाग के मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये विमान मामा जी ने किसी को नहीं दिया है, कौन रखा है, अपने ही पास रखा है, ठीक। सेंटर में एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो बात करेंगे अपने मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपने सिंधिया साहब, और स्टेट में एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो मामा जी हैं। अब चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ में, मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में शासन ने 2 इंडस्ट्रियल पार्क अप्रूव किए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट द लोकेशन ऑफ द 2 पार्क्स, बोले कि इन पार्क्स की कौन सी करेक्ट लोकेशन है। तो ये बगरौदा और बैरसिया जो हैं, ये 2 इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं वो अनाउंस किए गए थे अभी रिसेंटली, पिछले बार के हमारे इकोनॉमी अपने बजट के पार्ट पर में। मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत सबसे कम प्रतिशत किस जिले में है, तो ये आपका लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज इन उज्जैन। मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज कहां सिचुएटेड है, तो बात करेंगे भैया ये रहेंगी कटनी में लगाई गई हैं, कटनी और जबलपुर दोनों में ध्यान रखना है। स्टोन कटिंग वाले पार्ट को क्या किया गया था, इन्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इंक्लूड करके रखा हुआ है। स्टोन कटिंग पार्क की बात करेंगे, कटनी में सिचुएटेड है, जबलपुर में भी ऐसे ही स्टोन कटिंग मार्बल सेंटर लगाए गए, जबलपुर के साथ में ग्वालियर वाले पार्ट में भी। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है, द मेन रीजन फॉर द लेस रेनफॉल इन नर्मदा वैली इज, नर्मदा वैली मतलब बीच वाले पार्ट पर हम बात करें, नर्मदा वैली वाला रीजन, ईस्टर्न वेस्टर्न की बात नहीं करेंगे, है ना, तो वहां पर भी कम वर्षा होती है, बाकी एज कम्पेयर टू अदर पार्ट है, ठीक। तो नर्मदा घाटी तक पहुंचते पहुंचते मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती हैं, बोले हाँ, द मानसून विंड्स बिकम ड्राई बाय द टाइम व्हेन दे रीच टू द नर्मदा वैली, करेक्ट है। सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण, बोले हाँ, ड्यू टू द शैडो ऑफ द रेन शैडो ऑफ सतर माउंटेन, बोले ठीक, करेक्ट है। अगले चलेंगे विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया होने के कारण में, तो बोले ये क्या हो जाएगा, गलत, विंध्याचल पर्वत का रेन शैडो जोन यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो 1 और 2 रहेगा। सेम ऐसे ही पूछेगा कि जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भी लेस रेनफॉल होने के रीजन कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास था नर्मदा वैली वाला पार्ट, बीच में यहां सतपुड़ा है, इसका हम क्या है यहाँ पर में रेन शेडो जोन है, तो बोले रेनफॉल थोड़ी सी कम हो रही एज कम्पेयर टू अदर रीजन। और वहीं चलेंगे, यहाँ पर विंध्याचल आ गया है, तो विंध्याचल के ऊपर साइड में भी यहाँ पर रेनफॉल इस वाले पार्ट पर में कम हो रही है बुंदेलखंड में, तो कारण क्या मिल जाएगा, सेम। यहाँ पर यदि बुंदेलखंड
बुंदेलखंड लिख देता तो आंसर ये तो होता ही होता, साथ में आपके पास में क्या हो जाता, ये वाला पार्ट हो जाता, इसको आप स्किप कर देते। समझे क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन का आंसर सिमिलर सिमिलर में जा रहा है, बस ये रेन शेडो जोन अलग हो रहा है, यह नाम चेंज करना पड़ता। बुंदेलखंड तक पहुंचते पहुंचते मानसून हवाएं शुष्क हो जाती हैं, द मानसून विंड्स बिकम ड्राई बाय द टाइम व्हेन दे रीच टू द बुंदेलखंड। आपका आंसर वैसा वहां चेंज हो सकता था। ठीक, अब चलेंगे सेकंड पार्ट पर। मैं वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल वर्धन में स्टेट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में कितना पार्ट है, तो बात करेंगे 2% रहा है। कितना परसेंट रहा है, 2% रहा है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पर। मैं निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। अब पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा है ये इनमें से बात कर रहा है, तो इनमें सबसे ज्यादा कहां पर है, सिंगाजी डुंगलिया गांव वाले में है। डुंगलिया पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद रखिएगा आप यहां पर। मैं अगला चलेंगे इनके बाद, दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि कब हो जाती है। ठीक, द एक्सपायरी डेट ऑफ और द एंड डेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज, तो बात करेंगे 10 अक्टूबर को ये क्या हो जाएगा, खत्म। ध्यान रखेंगे 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होती है। इसके बाद कौन सा चालू हो जाएगा, बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटता हुआ मानसून चालू हो जाएगा। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा आइसोथर्म लाइन कर्क रेखा के समानांतर हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म इन मध्य प्रदेश इज पैरेलल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ये आइसोथर्म अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, कौन सी वाली, जनवरी माह में। ये हमेशा के लिए बात कर, नॉर्मल बात कर रहा है ये, तो कौन सी पैरेलल हो जाती है, तो 20 डिग्री के आसपास वाली समताप बात करेंगे, ये पैरेलल हो जाती है। 20 to 21 वाला पार्ट आपको याद रखना चलना है, जो मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट के भी चल जाती है, तो सेम रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक दूसरे से आ जाएंगे। मालवा का पठार किससे निर्मित है, तो कुछ नहीं करना है, द प्लेटू ऑफ मालवा इज मेड अप ऑफ द डेक्कन ट्रैप, कुछ नहीं करना है इसमें। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र, मतलब कि जो अपना फॉरेस्ट एरिया जो है वो कितना है, 30.72 के पास रहेगा, 30.72, ध्यान रखेंगे। इसे हमें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के नाम से रखा हुआ है 30.72। यदि केवल फॉरेस्ट जो एक तरीके से कवर है तो वो अपना कम पड़ जाता है। ये वाले पार्ट को आप याद रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से बिना फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग आया हुआ डेटा है। फॉरेस्ट सर्वे में कौन सी रिपोर्ट आती है, ठीक, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 की। अगला चलेंगे, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है, ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द एवरेज टेम्परेचर इन मध्य प्रदेश इज, तो ये आपका आंसर रहेगा करेक्ट बी वाला, गलती से मुझसे ऊपर वाला लग गया, बी आप इसको लगा कर चलेंगे आप, कौन सा रहेगा, बी आंसर रहेगा ये, यहां पर ये नहीं, बी आंसर इसका रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच से गुजरता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा करेक्ट, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे, मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी में लोहे और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, बोले ठीक है। भिंड मुरैना जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बोले भैया तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। मध्य प्रदेश में नॉर्मल हम देखें तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट रहेगी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिल जाती है काली, तीसरी मिल जाती है कौन सी वाली आपकी, मिक्स सॉइल है, लाल पीली मिट्टी चौथी रहेगी, और पांचवी रहेगी लेटराइट सॉइल, याद रखिएगा। जिसमें सबसे बड़ा वर्ग जो है, ग्रुप जो है हमारे पास में कौन सा मिल जाता है, रेड ब्लैक सॉइल का एक तरीके से देखा जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला, मध्य प्रदेश की रामसार स्थल में निर्माण का सही क्रम क्या रहेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रामसार साइट इन द मध्य प्रदेश। तो एक एक क्रम बताना है, सबसे पहले कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी। तो सबसे फर्स्ट बनी भोज वेटलैंड 2002 में, उनके बाद बनी कौन सी, मई के अराउंड में सांख सागर, फिर बना सिरपुर आपका आया नेक्स्ट बाल में, और सबसे लास्ट में बना हुआ है यशवंत सागर। यशवंत सागर और तीनों की तीनों बनी है 2022 में, ध्यान रखेंगे। ये मई के आसपास बनी, ये जुलाई के आसपास बनी थी, ये अगस्त में आके बन गई थी, ध्यान रखना है। टोटल हमारे पास में इंडिया में देखेंगे तो 75 रामसार साइट्स हैं, और एमपी में कितनी है, टोटल 4 रामसार साइट हैं, ठीक, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। ये आपके 4 पार्ट में। अब चलेंगे, सिद्धा पर्वत कहां पर है, तो सिद्धा माउंटेन लोकेटेड इन सतना। ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही, इलीगल माइनिंग, और कहा जाता है कि ये जो पर्वत पूरा बना हुआ है ना, ऋषि मुनियों के ढेर, हड्डियों के ढेर से बना हुआ था सिद्धा पर्वत, और यहीं पर खड़े होकर के श्री राम जी ने शपथ लिया था कि भैया मैं पूरी पृथ्वी को दैत्य विहीन कर दूंगा, ठीक, पापियों से विहीन कर दूंगा, पापी बात क्या हाथ में।
नेक्स्ट चलिए अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को अवरोही क्रम में आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग पीक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जाएगी कौन सी, कालूमार सद्भावना छोटी है, उसके बाद कौन सी है, अमरकंटक, फिर कौन सी है, चौरागढ़, और फिर धूपगढ़, मतलब 4 3 2 1 यहां पर में आ जाती है। कालूमार सद्भावना इसे ही कहते हैं, कौन सी वाली पीक, गुडविल पीक इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगला, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सबसे ज्यादा थी, तो हम बात करेंगे 1961 से लेकर के 71 के बीच में सबसे ज्यादा थी, ऐसे ही इंडिया की भी थी। तो ये टाइम पीरियड जो था हमारे पास जनसंख्या विस्फोट का काल कहा गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न कथनों का अध्ययन करें। 2022 की जननांकीय आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 है, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। According to the 2022 demographic data, the maternal mortality rate in Madhya Pradesh is 173, which is highest among the all state. तो बोले 170 थी तो है, लेकिन इससे ज्यादा कहां पर है, असम में है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ये यहां पर में कहानी, हम सेकंड हाईएस्ट प्लेस पर हैं, हाईएस्ट पे नहीं है। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो अभी आया था, द फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश इज सेम। तो बोलेंगे हाँ, दोनों की सेम है, कितनी है, 2 है। फर्टिलिटी रेट कितनी है, मात्र यहां पर में 2, 2.1, और हमारे पास पहले एवरेज होना चाहिए था, ध्यान रखना है। तो ये 2 हमारे पास की फर्टिलिटी रेट इंडिया की है, एमपी की भी है। आम बजट 2023-24 में, मतलब जो कभी कल परसों में जो आम बजट आया उसके अकॉर्डिंग केन बेता लिंक परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, हाउ मच बजट हैज बीन प्रोविजनड फॉर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इन द जनरल बजट 2023-24। तो हम बात करेंगे 3500 करोड़ का यहां पर में बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, अभी एमपी का बजट नहीं आया है, अभी ये इंडिया की बजट बात करेंगे। आपसे सेंट्रल बजट में इंडिया के लिए क्या क्या अमाउंट मिला है वो भी याद करके चलेंगे। अब चलेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपका एक था ओडीओपी, मतलब कि प्रोडक्ट है, और एक मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट। पान छतरपुर का है, तो बोलेंगे हाँ है। पान के अलावा छतरपुर में क्या है, बोले फर्नीचर वर्ग भी है। नींबू कहाँ का है, आगर मालवा का, बोले हाँ है। मिर्च खरगोन का है, हाँ है, लेकिन अदरक नहीं है। अमरूद श्योपुर का है, तो बोलेंगे हाँ है। ठीक, तो ये आपका ये सी आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, बाकी के सारे क्या हो गए, करेक्ट। उम्मीद है ये पेपर आपका एवरेज रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अराउंड 75 के आसपास आप लोग आराम से लगा सकते हैं। ठीक, नहीं आ रहे हैं 75, यदि एवरेज में 70 to 75 नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और करिएगा, बहुत ज्यादा टफ पेपर ये नहीं है। ठीक, तो ये टोटल हमारे पास में 100 क्वेश्चंस का पार्ट हुआ, और आप लोग तैयारी अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, गुड डे, ध्यान रखें अपना।